बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि वो दुनिया के तमाम ममालिक से सफ़ारती सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं और न सिर्फ सफ़ारती बल्कि तिजारती ताल्लुकात भी कायम करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर हम जिक्र करें कि जो साबिक सदर अशरफ गनी हैं, उनके अपने भाई ने आज जो है वो तालिबान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। उनके भाई हशमत गनी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तालिबान ही अफ़गानिस्तान में अमन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। और इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो नॉर्दर्न अलायंस के बानी और मरहूम अहमद शाह मसूद के साहबजादे के हवाले से और उनके भाई के हवाले से, एक तरफ उनके जो भाई हैं जो कि बरतानिया में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं, अहमद वली मसूद, वो ये कहते हैं कि अमरीका तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार है और अशरफ गनी को भी अमरीका की तरफ से ही मुसल्लत किया गया था। गलत चॉइस थी और उसके बाद ही जितनी भी अफरा तफरी अफ़गानिस्तान में देखी गई वो उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अहमद शाह मसूद के साहबजादे अहमद मसूद के हवाले से ख़बर यह है कि उन्होंने ऐलान किया है कि तालिबान के ख़िलाफ़ वो लड़ेंगे। उन्होंने जंग का ऐलान किया है, अमेरिका से भी मदद मांगी है। लेकिन कुछ ऐसी मुतज़ाद ख़बरें भी थोड़ी देर पहले तक गर्दिश कर रही थीं कि कोशिश की जा रही है कि उनके दरमियान डायलॉग हो सके, बातचीत हो सके तालिबान के दरमियान और अहमद मसूद साहब के दरमियान, और किसी तरीके से कोई नतीजा जो है वो अमन की तरफ, अमन को सामने रखते हुए, अमन को फोकस करते हुए कोई निकाला जा सके। इस हवाले से भी बात करेंगे। तालिबान ऑब्वियसली नई हुकूमत अपनी बनाने के लिए सरगर्म है। वहाँ पे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो भी काबुल इस वक्त पहुँच गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जितने भी अफ़गानिस्तान के पड़ोसी हैं वो सियासी तस्फ़िये के लिए अमेरिका की मदद करें। जितने भी पड़ोसी यानी कि चीन से भी और पाकिस्तान से भी उन्होंने कहा है कि इस ज़िमन में मदद की जाए अमेरिका की, और उन्होंने कहा कि हम अमन चाहते हैं। चीन की तरफ से जो बयान आया है उसमें तो उन्होंने ज़ाहिर है सारी जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका को ही दी है कि दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की वजह से अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान के हालात यहाँ तक ले गया है। कल हमने देखा कि रशिया की तरफ से भी काफ़ी खुशगवार कहना चाहिए या खुशकुन तालिबान के लिए जो है वो बयानात आए, जिसमें उन्होंने कहा कि अमन बहाल करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त तालिबान ने काम किया है। साथ ही चीन भी ये कह रहा है कि उम्मीद है कि तालिबान जो है वो वसी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। चाइना के हवाले से अगर बात करें ज़रा, पाकिस्तान में तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ भी कि जो गवादर में चीनी शहरियों पर हमने देखा है कि खुदकुश हमला हुआ। उसके बाद चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान से कहा गया है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और पाकिस्तान से उन्होंने अपने शहरियों के लिए मौसर सिक्योरिटी का मुतालबा भी किया है। आज इसी हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे भी बात की जा सके। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। अली नवाज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। और एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, मैं आपसे अगर आगाज़ करना चाहूँ कि जो अमेरिका की तरफ से भी जिस तरह से बयानात आए हैं कि पाकिस्तान सियासी तस्फ़िया जो है उसके लिए अपना किरदार अदा करे, तो इस सारे ज़िमन में अभी तक जो पाकिस्तान के हवाले से बयानात रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं वहाँ बैठे कि क्या पाकिस्तान के इस किरदार को या पाकिस्तान के आने वाले दिनों में किरदार को लेकर, क्योंकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी हम देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक के सरबराहान की टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आलमी ताकतें कैसे ले रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के रोल को? जी, मेरे ख्याल में सब समझते हैं, पूरी दुनिया में ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि अफ़गानिस्तान का हमसाया है तो हमारा रोल इसमें काफ़ी अहम होगा। पर इस वक्त जो तवज्जो है वो पहले है, ये जो इवैक्यूएशंस हो रही हैं उसमें हमारी मदद तो हमने मदद की है और कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है।
दूसरे पहलू पर अब ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस, जो इमदाद देने की ज़रूरत होगी अफ़गानी अवाम को, उसमें भी हमारा रोल होगा, क्योंकि काफ़ी इमदाद हमारी तरफ से जाएगी, हमारे रास्तों से जाएगी, तो उसमें भी हमारा रोल होगा। पर आगे बढ़कर ये सबकी ख्वाहिश है कि एक वहाँ इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड हुकूमत आए जो पूरे मुल्क में अमन ले आ सके, और उसके बाद में जो मसले हैं अफ़गानिस्तान में, 2 ऑब्जेक्टिव्स बहुत अहम हैं। पहला तो ये ऑब्जेक्टिव है कि जो दहशतगर्दी वहाँ से हो रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, दूसरों के ख़िलाफ़, उसको रोका जाए, और दूसरा कि अफ़गानिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है उसका फ़ायदा उठाकर उनकी कनेक्टिविटी बनाई जाए दूसरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया, सेंट्रल एशिया के साथ, ठीक है, और थ्रू अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जिसमें उनकी भी खुशहाली होगी और पूरे खिते की खुशहाली होगी। सही। जैनब साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि जिस तरीके से जो इत्तलात हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आगाज़ में उसका जिक्र भी किया, अशरफ गनी के भाई जो हैं हशमत गनी, वो तालिबान की हिमायत में इस वक्त बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो अहमद शाह मसूद के भाई हैं, उन्होंने भी अमेरिका को कसूरवार ठहराया है, लेकिन उनके साहबजादे जो हैं वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि जी उनके वालिद के दौर का बड़ा असलहा का ज़ख़ीरा भी उनके पास मौजूद है और उनको पता था कि ज़रूरत पड़ेगी और तालिबान के अगेंस्ट वो इस्तेमाल करेंगे। ये एक तरफ सूरत हाल है, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोशिशें हैं, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो बनाने की कोशिश की जाएगी। सो आपको लगता है कि कहीं डायलॉग के जरिए आमादा किया जा सकेगा इस ग्रुप को? या देखिए, मैं जो एक फौजी नुक्ता नज़र से मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जंगें होती हैं ना, इनके ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपकी मोटिवेशन क्या है, या जिसको हम कहते हैं काज फॉर वार होनी चाहिए। अगर जेन्युइन काज फॉर वार हो तो वो जनरेट करती है फाइट को, और फिर आप लड़ते हैं। अभी आप इन दोनों टीमों का जब आप देखते हैं, नेटो, अमेरिका एंड वर्सेस दी अफगानीज, तो जहाँ तक बाहर की हैं उनकी ना काज ऑफ वार थी जेन्युइन, और ना विल टू फाइट थी, दैट वाज द रीजन। और आप देखा सुसाइड्स हो रही थी वगैरह वगैरह। लेकिन ऑन दी अफगान साइड इनका तो ये टोटली कमिटेड थे, तो इनके पास तो चूंकि एक आइडियोलॉजी और एक कन्विक्शन थी, तो लेकिन जब अमेरिकन आ गए तो फिर ये हुआ कि कुछ तो रेजिस्टेंस में चले गए, लेकिन बाकी पूरा अफगानिस्तान तो खाली नहीं हो सकता था। तो बाकी लोगों ने कहा गुजारा करो, इट इज़ अ फेट अकम्पली। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम अमेरिकन के साथ हैं, आ जाएं, हमें वेपन दें, हमें फौज आ जाए, उनका रोजगार लग गया। अभी जब ये सिचुएशन क्लैरिफाई हुई है और फॉरेन लोग चले गए हैं, तो इस मौके के ऊपर अशरफ गनी का भाई हो या अहमद शाह मसूद की फैमिली का हो या बाकी लोग हो, देखिए ये इन सात लोगों की जो कमिटमेंट है वो अपनी कंट्री के साथ है। इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि ये तालिबान भी वो 90s वाले तालिबान नहीं है, दे अंडरस्टैंड कि इनकी 90% इकोनॉमी फॉरेन एड पे है, और इन्होंने अगर सरवाइव करना है तो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर इनका अपना नैरेटिव एक अच्छा हो। और ये एक अच्छी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान का स्टांस भी वही है कि हम फैसिलिटेटर हैं। देखिए अब बिल्कुल, क्योंकि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमरुल्लाह साले जो हैं, वो जो इस वक्त प्रेसिडेंट होने के दावेदार हैं, वो अहमद मसूद को भी बात करते हैं, उनके हवाले से भी बात करते हैं, अदरवाइज भी वो अफगान तमाम अवाम से कह रहे हैं टू जॉइन द रेजिस्टेंस। सो आई वांट टू नो दैट कैन ही एक्चुअली रीइग्नाइट दिस मूवमेंट अगेंस्ट तालिबान? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, अगेंस्ट तालिबान अगर एक सुपर पावर जो तारीख की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी आप देखिए तोरा बोरा पे क्या किया, बंकर बस्टर्स, डेजी कटर्स, मिनी न्यूक्लियर अटैक्स ऑलमोस्ट इन्होंने किए, लेकिन ये विल टू फाइट को तोड़ नहीं सके उनकी। तो अभी ये यहाँ लोकल जो रेजिस्टेंस है, ये कभी भी टोटल काम तो होगा नहीं। ये ट्राइबल सोसाइटी है, वार लॉर्ड्स के मुंह को लगे हुए हैं, ड्रग्स भी लगी हुई है, डॉलर्स भी लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ
गड़बड़ होती रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो हुकूमत बनेगी वो तालिबान की होगी। ऑलमोस्ट वो बन गई है। और कई लोग तो कहते हैं कि यहाँ ट्रांजिशन इतनी स्मूथ है जितनी वाशिंगटन में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद नहीं हुई। आपने ये देखा, और ये हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह फौज इसलिए गिरी कि कमिटमेंट नहीं थी फॉरेनर्स के साथ, उनकी कमिटमेंट अपने मुल्क के साथ। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये आप जो बात कर रहे हैं, ये कल ही हम देख रहे थे प्रोग्राम में। ऑब्वियसली पीटीआई की गवर्नमेंट का ये मौकफ है, पीटीआई के बहुत सारे लोगों का ये मौकफ है कि इससे ज्यादा स्मूथ ट्रांजिशन तो हमने माजी में किसी मुल्क में नहीं, किसी हुकूमत की नहीं देखी। बट अली नवाज अवान साहब इसी बात को लेकर, चलें जनरल साहब तो ये मामला समझते हैं इसलिए उन्होंने इस तरीके से इसको बयान भी कर दिया, लेकिन आप लोगों से, आप लोगों के हुकूमत के किरदार से इस वक्त अपोजिशन के बड़े कंसर्न सामने आना शुरू हो गए हैं। आपने कल ही देखा होगा, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी इन कैमरा इजलास करें, मौलाना फजल रहमान खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि जनाब मुबारकबाद देते हैं तालिबान को, बिलावल साहब खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी बहुत रिजर्वेशंस हैं अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने पर। सो इसको, इस मामले को लेकर, और आज जो अमरीका कह रहा है कि सियासी तस्फिया करा दें, पाकिस्तान किरदार अदा करे, क्या पाकिस्तान जो है वो पॉलिसी अपनी रखकर चलना चाह रहा है? क्योंकि बड़े लोगों की नजरें इसी वक्त इसी चीज़ पर हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपने पहले पंशेर वैली की बात की, उससे पहले भी देखें, जब पहले भी तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पे और 1996 में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, उसमें नॉर्दर्न अलाइंस का हिस्सा था ये पंशेर वैली, मज़ार शरीफ और ये सारे एरियाज़। उस वक्त भी तालिबान वहाँ अपनी हुकूमत नहीं बना सके थे। बट इस दफ़ा क्या हुआ कि अगर आप रशीद दोस्तम के साथ देखें और अता मोहम्मद नूर के साथ देखें, जो उन्होंने मज़ार शरीफ को जब तालिबान ने उधर भी ऑक्यूपाई किया उसे, उन्हें वहाँ से भागना पड़ गया, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि 1996 के बाद से जो उधर रशीद दोस्तम हो गए, अता मोहम्मद नूर हो गए, या जिसकी आप बात कर रही थी मसूद साहब की, ये किसी न किसी तरह गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं और 20 साल से वो एरिया बड़ा महकूम होकर रह गया हुआ है, लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए। जो सबसे बड़ा रीज़न हुआ है, एक जैसे जनरल साहब बात कर रहे थे कि वो पीछे उनकी मोटिवेशन भी नहीं थी और बाकी कॉज होता है वो कॉज भी नहीं था, तो इसलिए विदाउट अ सिंगल शॉट फायर्ड वो सारी की सारी चीज़ें एकदम तालिबान के सामने सरेंडर कर गई और आज तालिबान पूरे अफगानिस्तान के ऊपर है। दूसरी चीज़ आपने की कि ऑपोजिशन का जो रोल है इसके अंदर, मुझे तो कभी ऑपोजिशन का रोल समझ ही नहीं आया इसके अंदर। बराबर भुट्टो साहब ने बात की थी, उनकी थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी और उसका तरीका ठीक है कि हमारा एक जॉइंट सेशन होगा और जॉइंट सेशन के अंदर जो उनकी रिजर्वेशंस है वो हम दूर कर देंगे। उससे पहले भी जो उनकी रिजर्वेशंस थी दोनों अपोजिशन पार्टीज़ की, वो भी एक जॉइंट, हमने, आपको याद होगा कि पार्लियामान के अंदर इसकी ब्रीफिंग हुई थी अफगानिस्तान इशू के ऊपर और दोनों पार्टी से बाहर निकल के बड़ा कहा था कि ज़बरदस्त ब्रीफ हुए हम लोग और हमें अब इसके बाद कोई इतनी खास रिजर्वेशंस हमारी रह नहीं गई। तो ये तो बहुत अच्छा है। और देखिए तीसरा, जब पाकिस्तान का रोल है, देखें वो पाकिस्तान से अमेरिका ये जो अभी कह रहा है, जितना पाकिस्तान को फ़ायदा है, अगर जितना मजबूत अफगानिस्तान होगा उतना मजबूत पाकिस्तान होगा। आप ये देखें कि हमने, अगर आप देखें ग्राउंड रियलिटी, तो हमें तो कभी भी अमेरिका की हमायत नहीं करनी चाहिए थी 9/11 के बाद। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते भी रहे कि हम समझते थे कि वहाँ रोल नहीं है, वहाँ कोई फौजी हल नहीं है, आपको वहाँ पॉलिटिकल सेटअप बनाना पड़ेगा, पॉलिटिकल लोगों को बिठा के उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके वहाँ कुछ ना कुछ चेंज लानी पड़ेगी। पर ये लोग नहीं समझ सके और 20 साल उस जंग के अंदर रहे। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अड्डे दिए गए, पाकिस्तान ने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प की और आखिर में सबसे ज़्यादा लॉस भी पाकिस्तान हुआ कि 70,000 से ज़्यादा यहाँ शहादतें हुई। 1 बिलियन से 10 बिलियन डॉलर जो एस्टिमेशन आते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हुआ। हमारा 250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर अनसेफ हो गया जहाँ कभी पाकिस्तान की फोर्सेज नहीं गई थी और वो गार्डेड समझा जाता था। तो पाकिस्तान ने तो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। पर अब भी जो अमेरिका कह रहा है, पहले 2015 से पहले भी रोड प्ले कर रहा है कि अगर दोहा इस हवाले से स्टैंड्स रहा, सो ही स्टैंड्स वेटेड हियर, राइट। मुझे अली नवाज अमान साहब माजरत के साथ आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एम्बेसडर साहब, ये बताइएगा कि जैसे तालिबान की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम दुनिया के तमाम ममालिक के साथ तिजारती और सफारती ताल्लुकात चाहते हैं, सो उनका अभी तक का जो तर्ज हुक्मरानी है या अभी तक के जो ऐलानात रहे हैं, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से हों या फिर लोग कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये टेक ओवर किया बगैर किसी ब्लडशेड के बड़े अमन को सामने रखते हुए वो चल रहे हैं, आपको लगता है कि अभी तक का जो तर्ज हुक्मरानी है ये इसके बायस वो कामयाब हो जाएंगे ज़्यादा आसानी से अपनी रिकग्निशन की तरफ या डिप्लोमेटिक टाइज उस्तवार करने की तरफ? जी, मेरे ख्याल में जो पहला कदम जो उन्होंने उठाना है वो ये है कि एक इंक्लूसिव हुकूमत बनानी है, और मेरे ख्याल में ये पहला कदम है जो दुनिया देखेगी कि एक वो इंक्लूसिव हुकूमत बना सकें जिसमें पूरे अफ़गानिस्तान की जो मल्टी एथनिक रिप्रेजेंटेशन हो सके, क्योंकि सिर्फ इस किस्म की हुकूमत से अमन आ सकेगा। तो ये पहला कदम है। दूसरा, दुनिया ये देखेगी कि जो तालिबान ने इस वक्त जो कमिटमेंट्स की हैं, एमनेस्टी की, ह्यूमन राइट्स की बारे में, औरतों के बारे में, जो उनके हुकूक के बारे में जो भी कमिटमेंट्स और स्टेटमेंट्स की हैं, उस पर अमल कैसे होता है। और ये दो, मेरे ख्याल में ये दो क्राइटेरिया बहुत अहम होंगे उनकी रिकग्निशन के लिए। तो इसीलिए अब दुनिया देख रही है, एक वेट एंड सी सिचुएशन है। अब तक उनकी हुकूमत बनी नहीं है, मुज़ाकरात चल रही हैं काबुल में, और इंशाल्लाह उसमें से कोई नतीजा अच्छा निकलेगा। तो उसके बाद में ये पहले कदम के बाद में फिर एक री एवेल्युएशन होगी कि रिकग्निशन हो सकती है, कब हो सकती है। ये मेरे ख्याल में एक खित्ते में और इंटरनेशनली एक कलेक्टिव डिसीजन होगा। सही। और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान की अपनी हुकूमत में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि जी हम अभी खामोश इसलिए हैं क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि माजी की तरह पाकिस्तान इस दफ़ा कोई पहला कदम ना उठाए, पहल ना करे। दीगर ममालिक जब रिकग्नाइज़ करना शुरू होंगे इनकी हुकूमत को, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो उस मरहले तक पहुँचेगा। सो आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो दुरुस्त स्ट्रैटेजी है? जी बिल्कुल, वो हमारे इंटरेस्ट में, हमारे हक में है कि अफ़गानिस्तान में अमन आए। अफ़गानिस्तान में अमन आएगा जब एक इंक्लूसिव हुकूमत होगी और उसका नक्शा अफ़गान जो हैं वो आपस में फैसला करेंगे और मानेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसके तहत अमन आ सकता है। अगर अमन आता है अफ़गानिस्तान में तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, तिजारत के लिए अच्छा होगा, दहशतगर्दी जो हमारे ख़िलाफ़ हो रही है उसको भी रोका जा सकेगा। तो इन सब वजूहात के से हम रुक गए हैं। हम देखेंगे कि किस किस्म की हुकूमत बनती है और उसके बाद में हमने नेक्स्ट स्टेप्स लेंगे। सही। और आप कह रहे हैं यही जो है वो सही हिकमत अमली भी है। थैंक यू एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मूविंग ऑन, मुझे जनरल साहब एक और चीज़ बताइएगा कि आपने जब से ऑब्वियसली हमने देखा है जितने भी दिन हो गए ये तालिबान की वहाँ पे अफ़गानिस्तान में टेक ओवर के बाद से, पाकिस्तान में बैठे लोग, आप आम किसी पाकिस्तानी से भी बात करेंगे जिसको शायद बहुत ज़्यादा डिटेल्स का नहीं पता, वो भी आपसे ये सवाल करता दिखाई देता है कि क्या ये जो तर्ज हुक्मरानी वहाँ होगा, क्या आप ये समझते हैं कि बॉर्डर के वाकई उस तरफ होगा, या ये इनएविटेबल है कि पाकिस्तान पर भी बॉर्डर के इस तरफ भी उसके असरात आएंगे, पड़ोसी मुल्क पे भी असरात आएंगे? सो ये तालिबान की हुकूमत को लेकर ऑब्वियसली क्योंकि माजी में उनकी एक तर्ज की हुकूमत की मिसाल मौजूद है तो इसलिए शायद लोगों को ज़्यादा खदशात हैं। बट आपको नहीं लगता कि वाकई आने वाले दिनों में उस चीज़ के असरात यहाँ हमारे यहाँ भी आ सकते हैं? देखिए, हर मुल्क का ये राइट है कि वो अपनी मंशा और के मुताबिक अपना एक तर्ज़ हुकूमत चलाए। तालिबान की हुकूमत या अफ़गानिस्तान के अंदर एक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से, जैसे मैंने पहले कहा, ट्राइबल कल्चर है, कभी भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रही। और जब से तालिबान आए हैं इन्होंने इस्लामी शरीयत का जिक्र किया है और ये अपना एक तरीके से चलाना चाहते हैं।
पाकिस्तान एक दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और बड़ा अल्लाह के करम से उसमें रिजिलियंस भी है, बड़ी स्ट्रेंथ है, 4 सूबे हैं इकट्ठे होके। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के अंदर भी वही तर्ज हुकूमत होगा जो वहाँ यहाँ के अवाम चाहेंगे, और वो आप अभी तक इनका इत्तफाक है पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर, जिसमें सूबों की रिप्रेजेंटेशन है, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, सब कुछ है। तो यहाँ भी एक इंक्लूसिव एक सिस्टम चल रहा है जो अच्छा है, जो हम रिकमेंड भी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी ताजिक हैं, हज़ारा हैं, उज़्बेक्स हैं, पश्तून हमारे भाई हैं, ये मिल के तो एक हुकूमत करें। अभी एक बात मैं वो अपोजिशन के हवाले से कहना चाहता हूँ। देखिए सादिया, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई चाहिए। नंबर 1 कि हमारा रियासती मौक़िफ़ होना चाहिए कश्मीर पे, रियासती मौक़िफ़ होना चाहिए अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के ऊपर जो है अल्लाह के करम से, रियासती मौक़िफ़ हमारा होना चाहिए CPAC पे और हमारे न्यूक्लियर डिटरेंस पे। इस पे हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सो फार हुकूमत ने जो अपनी एक एंडेवर है वो अपनी सिंसियरिटी के साथ वो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये रियासती मौक़िफ़ है तो ये हुकूमत की भी नीड है कि अपोजिशन जो कि एक इलेक्टेड लोग हैं उनके कंधों पे भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके साथ कुट्टी ना की जाए, उनके साथ इंटरैक्ट किया जाए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी बैठ के। आप उधर तकारीर भी हो, फिर बेटीज बन जाती हैं, फिर एक क्रिस्टलाइज हो जाता है आपका स्टांस, और वो फिर प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रेंथ बन जाता है। एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत वक्त को एक फैसला करना होता है, और वो फैदर भी उनके कैप में होगा अगर वो कामयाब पॉलिसी होगी। लेकिन आई थिंक सबको साथ लेके चलेंगे तो इट विल बी गुड। ठीक है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। राइट, मैं अली नवाज जवान साहब से ये जान लेती हूँ। और अली नवाज जवान साहब, साथ एक और सवाल, ऑब्वियसली हमारा जो वहाँ पे सफारत खाना है उसने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, और ऑब्वियसली PIA की फ़्लाइट्स वगैरह ने भी बहुत हेल्प की उन लोगों की जो उस वक्त मुल्क से निकलना चाहते थे, और बहुत वहाँ पर मुश्किलात का सामना था। लेकिन ऐसे में पाकिस्तानी ये भी सवाल करते हैं कि रेफ्यूजीज़ के मामले पर पाकिस्तान क्या सोच रहा है, क्या पॉलिसी है, क्योंकि ऑलरेडी 40 लाख के करीब जो हैं वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ यहाँ मुल्क में हैं। सो उसके बाद उनकी माजी की हुकूमत की तरफ से जो सलूक पाकिस्तान के साथ रखा गया, सो उसके बाद बड़े कंसर्न्स हैं लोगों के। तो रेफ्यूजीज़ के मामले को लेकर कोई पॉलिसी हमारी वाज़ेह हो सकी? अच्छा, अब मैं पहले कह रहा था, आप ब्रेक में चली गई। मैं बात करूँ, पाकिस्तान ने तो हमेशा हेल्प किया, और अपने जो नहीं भी करना चाहिए था वो किया। मतलब देखिए, हमने 70,000 हमारी शहादतें हुई, हमने 1 से 10 अरब डॉलर के बीच में कहीं आता है कि हमारी इकॉनमी को वो लॉस पहुंचा, और जो पाकिस्तान के मुफाद के लिए फ़ैसले नहीं थे हमने वो भी लिए। और जिसकी आपने भी जिक्र किया कि आपने कहा कि जो खदशा आपने शो किया कि वो जो चीज़ अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर उस तरफ हो रही है, वो क्या पाकिस्तान की तरफ तो नहीं रिफ्लेक्ट होगी? क्योंकि आपका कंसर्न ये था कि जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है उनका क्या रोल होगा, और उसके बाद पाकिस्तान उसके बारे में क्या सोच रहा है। देखिए, हम 2 चीज़ों को बिल्कुल मिक्स कर रहे हैं। एक चीज़ है अफगान तालिबान, उनको हम तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ नहीं मिक्स कर सकते। देखिए, एक थी तरीके नफाज शरीयत मोहम्मदी, सूफी मोहम्मद साहब उसे लेके चले थे 1991 के अंदर। मालाकांड रिवॉल्ट भी हुआ था, फिर पाकिस्तानी फौज ने जाके उनको वहाँ से रेस्क्यू भी किया था। उसके बाद ये चीज़ चलती गई, और 2009-11 के बाद सूफी मोहम्मद साहब बहुत बड़े लोग लेके अफगानिस्तान गए, वापस आए, गिरफ्तार हुए, जेल में चले गए। और उसके बाद जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का रवैया था उस वक्त, जो अमेरिका पाकिस्तान को डूम और कह रहा था, तोरा बोरा बॉम्बिंग हो रही थी, और पाकिस्तान की फौज को कहा जा रहा था कि आपने पाकिस्तान के जो फाटा का एरिया है, जो पाटा का एरिया है, जो सेटल्ड एरियाज थे, उसके अंदर जाके आपने रेजिस्ट करना है जो लोग उधर से आ रहे हैं। हमारा एक कल्चर है, एक हमारा यहाँ ट्राइबल कल्चर है, और उसमें हमें आज तक पाकिस्तान फौज को जरूरत नहीं पड़ी इससे पहले 2800 किलोमीटर बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। पर उसके बाद रेजिस्टेंस आई, लाल मस्जिद हुई, उसके बाद लोगों के सामने पॉलिसी आई गवर्नमेंट के कि पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में ड्रोन अटैक हो रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, आम पाकिस्तानी मर रहा है, डामाडोला में बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो उसकी एक रेजिस्टेंस आई, एक उसका क्या कहते हैं, वापस आपकी तरफ आई, और उसने आपने तरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे लोगों को देखा। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई माहौल नहीं है। 2007 के बाद हुआ, पाकिस्तान फौज ने उनको एनकाउंटर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह
है कि वहाँ आज ना पाकिस्तान के सेटल अफगानिस्तान में भी अगर देखें तालिबान के जो ऐलान रहा कि भाई टीटीपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं और उनको इजाजत नहीं देंगे, उन्होंने भी खुद को डिसएसोसिएट किया। मैं वही बताने जा रहा था अगर थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिएगा, तो हमने हमेशा, और फिर हमने एक्सपेक्ट किया हमने एक्सपेक्ट सिर्फ ये किया है कि आपकी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उसके बाद आज भी पाकिस्तान उनको हेल्प कर रहा है कि 2 दिन पहले नॉर्दर्न अलायंस की जो लीडरशिप थी वो पाकिस्तान के अंदर थी और उसके अंदर उनको निगोशिएट किया गया, उनको बिठाया गया, उनकी बात सुनी गई। और जो हम कह रहे हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, उसके अंदर भी हम हेल्प कर रहे हैं। 2015 अगर वो हम तीनों पार्टियों को, अमेरिका, तालिबान और अफगान गवर्नमेंट को बिठा सकते हैं, तो इस वक्त भी हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आज उनकी अगर एवैक्यूएशन के मसले आ रहे हैं तो ये सबसे मेन रोल प्ले कर रही है। वीजा फ्री रिजीम हमने किया हुआ है कि 4000 लोगों को हमने अकोमोडेट किया है। डच जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आयन जो हमारी जर्मन चांसलर है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। पूरी दुनिया इस वक्त समझ रही है कि पाकिस्तान का जो रोल है इस पूरे प्रोसेस के अंदर बड़ा जबरदस्त है। और हम चाहते भी ये हैं कि एक मजबूत गवर्नमेंट आए अफगानिस्तान के अंदर, इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए, जो किरदार अभी तक रहा है उसको जितना मजबूत गवर्नमेंट किया जा रहा है और पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वहां पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो आ सके, जो कि थोड़ी देर पहले एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब भी कह रहे थे कि ये बहुत अहम किरदार अदा करेगा अफगानिस्तान की रिकग्निशन की तरफ। अफगानिस्तान चलते हैं, मोहम्मद इकबाल मेंगल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हरात में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल मेंगल साहब। ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने जा रही है या जिस तरीके से उनका टेक ओवर अभी तक हुआ है, बड़ी एक चीज़ को तो अप्रिशिएट किया गया कि कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, बड़ी स्मूथली ये ट्रांजिशन जो है वो हुई है। लेकिन क्या वाकई ग्राउंड रियलिटी भी यही है इस वक्त? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि 1-2 रोज़ पहले जिस तरीके से नाम की तब्दीली पर और फ्लैग की तब्दीली पर बहुत ज़्यादा एहतजाज शुरू हो गया था, तो वो अंडर कंट्रोल था ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करें? जी देखिए, इस तरह है कि मजमूई तौर पर हम देखें तालिबान की जानिब से आम आवाम समेत बदतरीन मुखालिफिन के लिए भी आम माफी का ऐलान किया गया था। न सिर्फ ऐलान बल्कि इस पर हमने देखा कि मुकम्मल अमल दरामद भी हो रहा है। इसके अलावा यौम आशूरा के दिन भी हमने देखा कि दीगर मसाले को अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए मुकम्मल इजाजत दी गई, बल्कि सिक्योरिटी की उमूर भी तालिबान के अहलकार संभाल रहे थे। इसके अलावा मैंने कंधार में देखा कि वहाँ एक सूफी की मज़ार था, वहाँ भी मैंने देखा कि जुम्मे के रोज़ तालिबान उनकी सिक्योरिटी पर महमूर थे, आमद रफ्त के लिए इसको खोल दिया गया था। इसके अलावा पार्क की बात किया जाए तो 20 साल के दौरान एक ऐसे पार्क है कंधार में, सरहदी इलाका में, कि 20 साल के दौरान बंद था, उसको तालिबान ने खोल दिया आम आवाम के लिए। तो इसके अलावा अगर इस पर बात की जाए कि औरतों के हवाले से, तो औरतों के हवाले से भी हमने ये देखा कि औरतें भी हॉस्पिटल, कंधार की एक मशहूर हॉस्पिटल है मीरवाइज, तो वहाँ हमने देखा कि औरतें वहाँ भी काम कर रही है। मैंने बिल्कुल वो फुटेज देखी है, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, वो मैंने देखी है जहाँ पर वो खुद जाके वो वहाँ का जो अमला है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहा जाएगा, आप काम जारी रखिए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी तस्वीर भी आई कि जहाँ पर सैलून्स जो हैं ख़वातीन के, उनको बंद किया गया। फिर एक कुछ, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 2 ख़वातीन एंकर्स जो हैं उनको स्टेट टेलीविज़न से निकाला गया। सो इस तरह की खबरों के पीछे फिर क्या मुहर्रिकात हैं? देखिए, सोशल मीडिया की पर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो बेलगाम है। अलबत्ता हकाइक जो है, ऐसा नहीं हुआ यानी आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए, ये तारीख का तो मैं तो कहता हूँ एक अनोखा वाक़या है कि तालिबान के खिलाफ दारुल हुकूमत में गिनती की 4 औरतें थी जो एहतजाज कर रही थी, तो उन्होंने सिर्फ उनकी को एहतजाज की भी इजाजत दे दी, बल्कि उनकी सिक्योरिटी को भी संभाल रहे थे, उनकी हिफाजत पर भी महमूर थे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि अपने मुखालिफिन को की भी हिफाजत की जाए? तो मेरे ख्याल में ये तारीख का एक अनोखा वाक़या है। चलिए, आप साथ ही रहिएगा, मैं दीगर मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लें, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। तो जनरल साहब, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि भाई वो जो खबरें सोशल मीडिया पर भी ख़वातीन को लेकर गर्दिश कर रही हैं कि तालिबान ने सैलून्स बंद कर दिए, एंकर्स को निकाल दिया, ऐसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है। ये अली नवाज अवान साहब से जो मैं बात कर रही थी पहले, उसी को आपकी जानिब लाऊंगी कि आपको वाकई लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान ने बहुत वजाहत के साथ, बहुत वाज़ेह कर दिया है ये जो रेफ्यूजीज़ का एक बहुत बड़ा कंसर्न इस वक्त
पाकिस्तानियों के लिए बना हुआ है कि भाई इस मामले पे क्या हुकूमत फैसला करेगी, क्या वाकई फिर से इजाज़त दे दी जाएगी, तो फिर क्या होगा। ऑलरेडी बड़े खदशात रहे हैं, आपको पता ही है। जी देखिए सादिया, एक चीज़ समझने वाली ये है कि आल्दो कुछ हेड्स ऑफ स्टेट्स ने प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन करके उनको कंसल्ट किया सिचुएशन पे, जो खुश आइंद है, लेकिन ऑनेस्टली मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत से मुल्कों के पेटों में दर्द है सख्त। ये जो नेटो के लोग यहाँ से निकले हैं अमेरिका, उनका नैरेटिव ये था कि ये पाकिस्तान जो है ना ये मदद कर रहा है, और ISI और फौज और ये वो, और अभी इंडियन का जो इंटेलिजेंस का एक अफसर है वो भी ये कहना कि जी हम मुबारक देते हैं, बड़ा तोहफा दिया। एक्चुअली वो अपने नैरेटिव को मजबूत करना चाहते हैं। वी शुड टेक दैट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये तालिबान अफगानिस्तान की रेजिस्टेंस की अपनी एक एफर्ट है, और उन्होंने किया। हम हमेशा फैसिलिटेट कर सकते हैं। हमने उनके लिए ट्रांजिट कैंप, ट्रांजिट ट्रेड को खोला हुआ है, हमने उनके 30-40 लाख वो रखे हुए हैं, हमारे हॉस्पिटल्स उनके डिस्पोजल पे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये हमें देखनी पड़ेगी। हमें जो सोशल मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा होता है ना, ये वन साइडेड है। आपको याद होगा, आप भी जर्नलिस्ट हैं, एक यूनियन जर्नलिस्ट जो कि कैदी बन गई थी तालिबान की, वो जब बाहर निकली कैद से तो वो मुसलमान हो गई। औरतों का तो एहतराम है वो मेरे ख्याल में हमारे इस्लाम में जितना है वो कहीं भी नहीं है। तो इसलिए इक्का दुक्का वाकयात इधर उधर होंगे, इररिस्पॉन्सिबल लोग होते, बट आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि ये बड़ा पाकिस्तान की पॉलिसी इस लिहाज से ठीक है। ये जो रिफ्यूजीज का मसला है हमारा, ये जो 2610 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, ये सारा तकरीबन फेंस हो चुका है, और इसकी क्रॉसिंग प्लेसेस हैं और उनसे लोग आते जाते हैं। तो हम रेगुलेटेड होगा रिफ्यूजीज का, और बिल्कुल, लेकिन उसमें वही बात है, बिल्कुल आप भी वही बात कह रहे हैं जो अली नवाज जवान साहब बात कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली उसमें फिर कुछ ऐसे ममालिक हैं भी जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कह सकते हैं या दबाव डाल सकते हैं या ख्वाहिश का चलें कह लें इजहार कर सकते हैं, अगर अपनी बात मनवा नहीं सकते कि जी आप मान जाएं और रेफ्यूजीज जो हैं वो मजीद इन हालात में जो हैं वो पाकिस्तान में आने दें। सो आपने कहा कि ये बहुत वजाहत के साथ पाकिस्तान फैसला कर चुका है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अली अवान साहब, एक बात बताइए कि जिससे ब्रेक पे जाने से पहले ये डिस्कशन हो भी रही थी कि नॉर्दर्न अलायंस, अहमद मसूद या अमरुल्लाह साले या जितने लोग भी मिलकर अगर कोशिश भी कर लें कि तालिबान के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस या ये मूवमेंट जो है ये किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़े, तो एम्बेसडर साहब का भी मानना था, आप लोग भी ये बात कर रहे थे कि इसमें कामयाबी नहीं हो पाएगी। लेकिन बहरहाल ऐसा एलिमेंट आपके पास मौजूद है जो ये कोशिश करेगा, और वो इंडिया का है। उनकी पूरी कोशिश होगी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी का ज़ाहिर है नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होता है। और फिर अभी जो गवादर के अंदर हमने देखा है कि चीनी शहरियों के काफ़िले पर खुदकुश हमला हुआ है, BLA ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सेप्ट की है। चाइना जो है वो अब फिर से पाकिस्तान से कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करें, हमारे शहरियों को सिक्योरिटी जो है वो अच्छी तरीके से फराहम करें, वो मुतालबात भी अपनी जगह चल रहे हैं। तो इन इंसिडेंट्स में आप कितना कनेक्शन देख रहे हैं? ये देखें, ये होगा। और जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी ना, उसका स्टार्ट उस वक्त से हो गया था। उससे पहले तो जो भी रहे, मैं ये नाम लेके नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वो तो हमने सरनगू करके रखा हुआ था और हमें कहा जाता था डू मोर, और हम डू मोर करते थे। और उसकी सबसे बड़ी जो पॉलिसी थी कि पाकिस्तान के अंदर सेटल्ड एरिया के अंदर वो आके हमारी जगह से वो ड्रोन उठते थे और बमबारी करते थे और हमारे लोग शहीद होते थे। और जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, आपको याद होगा 2013 के एंड में और 2014 के हमने इसका धरना भी दिया था, जिसके बाद
हमने जो नेटो सप्लाईज थी वो रोकी थी, और उसके बाद सेटल्ड एरियाज के अंदर ड्रोन अटैक होना बंद हो गए थे। और जब हमारी गवर्नमेंट फेडरल के अंदर आई थी तो ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया था और कहा था कि डू मोर, तो हमने उसको कहा था कि नो मोर। और उसके बाद एक पूरी कंपेन चलाई गई थी फौजी अड्डों के हवाले से, जो आर्टिकल्स लिखे गए थे और एक माहौल बनाया जा रहा था, उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था। कोशिश उनकी लाजमी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त देखें हो क्या रहा है, लोग इस चीज़ को देख किस चीज़ से रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो वियतनाम में हुआ था 1975 के अंदर, वो उससे रिलेट कर रहे हैं। वो जो अफगान हिस्ट्री है जो 1839 से, अगर मैं सिर्फ ब्रिटिश राज की तरफ से ले लूँ और उसके बाद रशियन और नॉ अमेरिकन, उससे अगर मैं कंपेयर कर लूँ और उसे देखूँ तो, और जो उनकी अपोजिशन जो इस वक्त ट्रम्प अपोजिशन में, और वो जो उनसे मुतालबा कर रहे हैं, कोशिश वो बिल्कुल करेंगे कि स्केप गोट बनाने की किसी ना किसी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन अ वेरी गुड फुटिंग्स, हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त है और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें से निकलेंगे। और दूसरा उससे बहुत बड़ा कंसर्न एक और भी है पूरी दुनिया को, स्पेशली इंडिया को। देखें जी, एक पूरा ट्रेड कॉरिडोर बनने जा रहा है, और वो ट्रेड कॉरिडोर देखें कहाँ, गवादर से अगर आप शुरू होते हैं और आप ताजिकिस्तान चले जाते हैं, वाया मज़ार शरीफ आपकी रेल सर्विस शुरू हो जाती है, सी पे कंप्लीट हो जाता है, रोड टू बिल्ट का जो आपका पूरा प्रोग्राम है अगर हो जाता है, तो देखें एक चीज़ चाइना से चलती है, एक चीज़ पाकिस्तान में चलती है, वो कितनी जल्दी इंटरनेशनली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा इंटरनेशनली। तो ये चीज़ें देखी जा रही हैं और सारे मुल्क इसकी तरफ, और स्पेशली इंडिया। तो इंडिया का तो देखिए ना, जैसे ही ये हुआ है, अब एनडीएस वो काम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सकी जो वो बैठे पहले कर रहे थे अफगान बॉर्डर के अशरफ गनी की गवर्नमेंट के अंदर। अब हमें उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखें जो आपने पहले टीटीपी की बात की थी, तो टीटीपी ज़्यादातर फंडेड किससे थी? एनडीएस फंडेड थी ना। और सारे के सारे वो जो भी इधर, जैसे वो कुलभूषण पकड़ा गया था और उसने जो इंकशाफात किए थे वो क्या थे, और वो कहाँ से हो रहा था? क्रॉस बॉर्डर हो रहा था। तो इस रिजीम के बाद मेरा ख्याल है जो अब जो रिजीम आई है और जो पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान अपना फ्यूचर देख के अपने खुददारी की बेस पे फैसले कर रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी पॉजिटिव, और इंशाअल्लाह ताला आगे दोनों तरफ तरक्की नजर आ रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों तरफ तरक्की नजर आ रही है, राइट। इकबाल मेंगल साहब, ये बताइएगा कि जो फुटेजेस ऑब्वियसली एयरपोर्ट के हवाले से आई, वहाँ पे फिर बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसकी वीडियो भी बनी कि 3 शहरी जो हैं वो जहाज़ से गिर के जान भाग हो गए। बहुत ज़्यादा रश लोगों का देखा गया, हज़ारों लोग। क्या वाकई अभी भी इतनी अनसर्टेनिटी है वहाँ पर कि लोग जतन कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से निकला जाए? देखिए, बुनियादी तौर पर देखा जाए, कुछ अब जो 3 बंदे थे जो लटक रहे थे जहाज से, उनमें से तो डॉक्टर था, उसके बारे में मालूम हुआ कि वो अमेरिका फ्री में जाना चाह रहे थे और कर्ज उतारने के चक्कर में था। तो बात तो ऐसे भी होते हैं कि खौफ के अलावा कोई और मकासद होते हैं, कोई रास्ता उनको मिल रहा है तो चले जाते हैं। बाकी खौफ और की जहाँ तक बात है, खौफ तो बिल्कुल हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं खौफ हो। मार्केटें हो, तिजारती मराकज हो, हर तरफ आमद रफ्त है, रश तिजारती मराकज खुले हुए है। बल्कि ताजिरों से मैंने बात की वहाँ, तो ताजिर काफी खुश दिखाई दे रहे। तो मैंने किसी से पूछा खुशी किस बात की, आपने झंडा भी लगा हुआ है। उसने कहा हमें खुशी इस बात की हो रही है कि हमें पहले गाह बगाह तंग किया जाता था, हमें मुख्तलिफ हीले बहानों से हमसे टेक मांगा जा रहा था। वो कंधार के शख्स था, वो कह रहा था कि यहाँ चौकी इंचार्ज है जो, उसने मुझसे सिर्फ 3 से 4 लाख के कुछ सामान ले गया, वापस मुझे नहीं दी। जब मैं इनके पास गया वो पैसे मांगने, मेरे पास एक गाड़ी थी, उसने कहा ये बेहतरीन गाड़ी है, ये मेरे लायक है, आपकी तो लायक नहीं है। मुझे वैसे ही खाली हाथ वापस भेजा। अब हमें खुशी इस बात की हो रही है कि अब कम से कम हम महफूज तो होंगे। उसके अलावा उसने कहा कि अब वापडा हुकाम को भी उन्होंने तालिबान की जानिब से वार्निंग दिया गया है कि अब बिजली में तसलसल रहना चाहिए। अब बिजली के हवाले से भी हमें सहूलियत हासिल है। तो इस तरह की वो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी क्या हजारों लोगों के डेरे डले हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर? क्या अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं? इंटरनेशनल मीडिया में कहीं ये रिपोर्ट भी हुआ कि तालिबान जो हैं वो उन शहरियों को रोक रहे हैं, मुल्क छोड़ने नहीं दे रहे। देखिए, तालिबान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रोका तो नहीं जा रहा है, अलबत्ता शहरियों को ये कहा जा रहा है जिन्होंने उनके मुखालिफ कैंप में थे, उनको कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से आम माफी है, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, लिहाजा आप बाहर जाने की कोशिश ना करें। अब इस खौफ से कोई जाना चाह रहा है कि हमसे बदला लिया जाएगा, तो ये क्लियर है कि किसी से बदला नहीं लिया जाता है। बाकी नहीं रोका जा रहा है, सिर्फ इसलिए उन्हें कहा जा रहा है कि किसी से बदला नहीं लिया जा रहा है, लिहाजा खौफ और हरास की कोई जरूरत नहीं है, खौफ की वजह से आप बाहर ना जाएं।
इस हवाले से तालिबान क्या यही कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये अवाम में जो हमने एयरपोर्ट की सिचुएशन देखी थी वो इस वजह से है कि पैनिक था इस चीज को लेकर के तालिबान न जाने कैसा सलूक करेंगे उनके साथ, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, और अब एयरपोर्ट पे ऐसी सूरत हाल नहीं है, अब वहां पर सुकून है, वहां इतना रश नहीं है? नहीं, रश बिल्कुल नहीं है। जो इब्तिदाई कुछ ऐसे थे जो तालिबान के खिलाफ मुआविन बने थे, तो उनके ऊपर एक खौफ तारी था, तो तालिबान ने उनको क्लियर करा दिया कि खौफ की कोई बात नहीं है, आप आ जाए। बल्कि यहाँ तक उन्हें कहा गया कि आप अपनी ड्यूटियों पर चले जाए। जो कह रहे वो पैनिक जो है वो अब उस तरीके से नहीं है जैसे आगाज में देखा जा रहा था। जनरल साहब, आपकी जानिब ये चाइना के हवाले से जो मैंने बात की है, जिस तरह चाइना के ख़ुद उनके दफ्तर ख़ारजा ने बड़ा पॉजिटिव तालिबान के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए बयान दिया है और वो कहते हैं कि जी उनको यकीन है कि एक वसी हुकूमत बना लेंगे, यानी तमाम ग्रुप्स को शामिल करके कुछ ना कुछ, जो हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट की पहले बात कर रहे थे। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान के हवाले से भी ज़रा बता दीजिएगा कि वो जो डिमांड सामने आ रही है उनके, एक ये इंसिडेंट देखा, इससे पहले हमने देखा कि चाइनीज़ उनके जो शहरी हैं उन पर एक और अटैक भी हुआ था। तो पाकिस्तान को क्या इक़दाम इस सारे मामले को सामने रखते हुए करने चाहिए, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हुई है उसके बाद तो ऑब्वियसली जो भी एनिमी है उसकी कोशिशें तेज हो जाएंगी कि किसी ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जा सके। देखिए, ये जो इस अभी लास्ट टाइम जो तालिबान की हुकूमत थी और जो अभी उनकी तालिबान की हुकूमत है, उसमें एक मेजर फ़र्क ये है कि नार्दर्न अलायंस उस वक्त इन एडिशन टू इंडिया ईरान से भी फुल्ली सपोर्ट हो रहा था, जो कि अभी जो ईरानियन हैं उनके तालिबान के साथ एक ताल्लुकात हैं और वो सपोर्ट नहीं हो रहा। दैट इज़ वाई आपने देखा मज़ार शरीफ और ये सारा ऐसे रन ओवर था। अगर जब ये होगा तो फिर इंडियंस जो हैं, एक तो ईरान से दे हैव बीन किक्ड आउट, वहाँ चाबहार से वगैरह वगैरह, चूंकि चाइनीज़ ने $400 बिलियन वहाँ इन्वेस्ट करके उनको अपने कंट्रोल में, और 5000 चाइनीज़ वहाँ काम करेंगे। और दूसरा इधर तालिबान आ गए हैं और ये टीटीपी का कह रहे हैं कि देयर इज़ नो क्वेश्चन कि हमारी जगह से BLA या टीटीपी करे। हम तो ये कहेंगे कि ये टीटीपी के जो इधर राह के लोग हैं उनको पकड़ें और पाकिस्तान के हवाले करें, ताकि वो पूरी रुदात सुनाएंगे कि हमने ये महरान बेस और अमरा बेस और इधर उधर जो हमले किए हैं वो हमने क्या किए हैं। तो इसलिए आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कि ये कुछ कह रहे हैं तालिबान, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, और उनकी तरफ से भी जो आपने कहा कि ऐलान आया है कि वो किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि वो लोग जो हैं उनको पकड़ के यहाँ वापस भेजा जा सके। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल मेंगल साहब आपका भी, जनरल साहब आपका, अली नवाज जवान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।